नमस्कार। कोरोना पर हमारे ख़ास कार्यक्रम सावधानी ही बचाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोरोना के संबंध में बहुत कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। हमारा देश, पूरी दुनिया आज की तारीख में लॉकडाउन से गुजर रहा है और जैसा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, लॉकडाउन ही कोरोना का एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना क्या है, किस तरीके से हम कोरोना से बचें, ये वायरस कितना ख़तरनाक है, इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ SKMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील कुमार शाही जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लगातार कोरोना की बातें हम कर रहे हैं, पूरे देश पूरी दुनिया बात कर रही है। संक्षिप्त में क्या लगता है कि जो कोरोना है क्या, अगर हम एक लेमैन की तरह हम लोगों को बताना चाहें कि ये क्या है, वायरस कितना ख़तरनाक है, ये क्या है? ये वायरस है, ये ख़तरनाक है चूँकि ये पहले कभी भी इस तरह का असर इसका नहीं हुआ था। इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो 16 आने सही बात है वो है जो हम इससे बचाव कर सकते हैं और बचाव से ही हम बच सकते हैं। घर में रहें और स्वस्थ रहें, यही एक बचाव का उपाय है। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। जब से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है, कोरोना के मरीजों की संख्या घटी है, मौत का आंकड़ा भी घटा है। लॉकडाउन है क्या, लॉकडाउन का क्या मतलब होता है, ये हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि लॉकडाउन में हमें किन किन जो सरकार की गाइडलाइंस होती है लॉकडाउन को लेकर, हमें लॉकडाउन में क्या कुछ करना चाहिए। ये लॉकडाउन में हम लोगों को अपने घर में रहना है, बार बार साबुन पानी जो हर जगह मिलता है, हर घर में रहता है, उससे हाथ धोते रहना है, अपने नाक को मुंह को बार बार नहीं छूना है। ये सब चीज़ करके हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। लॉकडाउन वायरस को कैसे आपसे दूर रखता है? वायरस की क्या अवधि होती है, कितने समय के बाद वायरस ख़त्म हो जाता है, उसकी जान, वायरस की जान निकल जाती है? तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देता है कि अगर आप इतने दिनों तक अगर वहाँ पे परा हुआ वायरस के संपर्क में आप नहीं आते हैं तो आपको वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कितने दिनों तक अगर कोई वायरस पड़ा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसमें वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है? ये टाइम तो वायरस का 8 से 10 घंटा कहता है। ये लॉकडाउन का मतलब है जिस चेन को तोड़ना, जिस चेन के चलते अगर हम इससे इन्फेक्टेड हैं या आप इन्फेक्टेड हैं, कोई इन्फेक्टेड है, वो अपने घर में अगर रहते हैं तो उतने पीरियड में जब तक वो घर में है एक चेन टूट जाता है, एक से दूसरे को वो फैलता नहीं है। ये चेन तोड़ने की बात है। सामाजिक लॉकडाउन इसीलिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी इसीलिए कहा गया है। जो समाज के लोग अगर अपने घर में रहेंगे, एक दूसरे को फैलाएंगे नहीं, तो ये रुकते चला जाएगा। यही चीज़ करने की आवश्यकता भी है। ये लॉकडाउन का एक दूसरा पार्ट जो है सोशल डिस्टेंसिंग। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पे बात होती है, यूँ कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग में बात होती है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर हम घर में भी रह रहे हैं या ज़रूरी की जो चीज़ें हैं वो लाने के लिए अगर हम बाज़ार में जाते हैं, जब लॉकडाउन को थोड़ी सी उसमें ढील दी जाती है, उसे ईज़ किया जाता है, तो उस समय लॉकडाउन के दौरान अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं या उससे बात ही कर रहे हैं तो हमारी दूरी कितनी होनी चाहिए? जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम डॉक्टर साहब के बीच में भी एक निश्चित दूरी बनी हुई है ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जी, ये लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग में 1.5 मीटर तो कम से कम दूरी होनी चाहिए और मास्क का प्रयोग होना चाहिए। अगर इसी बीच में मास्क लगाते हैं, बोलते हैं, तो ड्रॉपलेट जो होता है जिससे कि वायरस के फैलने का जो एक तरीका है वो ड्रॉपलेट से फैलता है। हम बोलते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ड्रॉपलेट का मतलब है जो हमारे थूक खकार से जो कभी कभी निकलता है वो ये ड्रॉपलेट कहलाता है। तो वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो एक मास्क लगाएं, दूसरा 1.5 मीटर की कम से कम दूरी रखें, तो हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। अगर कोरोना से कोई संक्रमित होता है तो प्राथमिक तौर पे उसके क्या लक्षण होते हैं? कैसे कोई व्यक्ति समझ सकता है कि जो शायद वो पॉजिटिव हो चुका है या पॉजिटिव अब उसे दूसरे को पॉजिटिव नहीं करे, इसलिए उसे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये लक्षण पे हम बात करते हैं कि जो क्या ऐसे लक्षण दिखते हैं या किन लक्षणों को लेकर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने आप को कोरोना संदिग्ध मानकर। पहली बात तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है, ये लक्षण जो नॉर्मल फ्लू के होते हैं वही लक्षण होते हैं, तो इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है।
एक चीज़ ध्यान रखें, जो हम लोग किसी वैसे व्यक्ति के संसर्ग में गए हैं जो अभी 14-15 दिनों के अंदर में विदेश से आए हैं या वो पॉजिटिव हैं, कहीं से किसी शहर में रहें जहाँ की वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में रहें, तब अगर सर्दी है, खांसी है, दम फूलने की बात है तो डॉक्टर के पास ज़रूर आवें और अपना ट्रैवल हिस्ट्री, वो कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस के संसर्ग में रहे हैं इसके शुरू होने के पहले, ये बताते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ये ट्रेस करने में बनता है जो कहाँ से इन्फेक्शन इनको आ सकता है। नॉर्मली अभी मुजफ्फरपुर में कोई पॉजिटिव नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आया। अगर हमको सर्दी खांसी बुखार है तो हम इतना डरे क्यों? वो हर सर्दी खांसी बुखार दम फूलने की बीमारी कोरोना नहीं है। ये चीज़ एकदम ध्यान में रखने की बात है। लक्षण को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा लक्षण भी उसमें दिखता है जो सर्दी खांसी या सामान्य फ्लू से अलग होता है, या दोनों के लक्षण बिल्कुल सामान्य होते हैं, केवल ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो तभी आप समझें कि आपको कोरोना है? तो बिल्कुल होती है, लेकिन इसमें एक थोड़ी दम फूलने की बात आ जाती है। तो थोड़ा सा भी दम फूलने लगता है, कभी हल्का सा सीने में दर्द भी हो जाता है। ये सामान्य लक्षण दोनों वायरस के एक ही जैसे होते हैं, सारे वायरस के। और ट्रैवल हिस्ट्री इसमें सबसे बड़ी बात है, जो ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री पे हम थोड़ी बात और कर लेते हैं, इसलिए कि हाल के दिनों में जो चीज़ें देखी गई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं कोरोना के, ऐसे पॉजिटिव हैं जिनमें लक्षण तो नहीं दिखता है लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री उनकी है। अचानक पता चलता है बिना लक्षण दिखे, जब जांच होती है, जब ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जब उनकी जांच कराई जाती है तो वो पॉजिटिव आता है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो आप खुद जाके, हो सकता है लक्षण आपको ना दिख रहा हो, लेकिन खुद जाके आप प्रशासन को इसकी सूचना दें, मेडिकल टीम को इसकी सूचना दें, मेडिकल कॉलेज को इसकी सूचना दें। जो भी ट्रैवल हिस्ट्री विदेश से, जैसे कि मैंने कहा था, या कॉन्टैक्ट वैसे व्यक्ति के संपर्क में वो रहे हैं जो कि कोरोना से पॉजिटिव हैं, वो ज़रूर इसका हिस्ट्री दें, ज़रूर अस्पताल में आवें, सदर अस्पताल आवें, मेडिकल कॉलेज आवें, ज़रूर आवें और अपने जांच को वो करावें। क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री पर अब हम लोग जांच करने वाले हैं, इसलिए जब ये सामाजिक फैलाव का ही समय है, अगर वो आके जांच करा लेते हैं और अगर वो निगेटिव हैं तो उनसे सामाजिक फैलाव की बात नहीं बनेगी। अगर वो छुपा लेते हैं और उनको सिम्टम होता है तो यही समाज में फैलने की बात है। तो ये ज़रूर करें, वो कहीं से आए हैं, अभी राज्य के ही दूसरे भागों से जहाँ ये संक्रमित हैं, वो किसी तरह से आ गए हैं, तो ज़रूर अस्पताल आवे हो और ज़रूर अपना जाँच करावें। लक्षण के बाद हम चलते हैं अब इलाज पर। जैसा कि भ्रम, भले ये चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके का भ्रम भी फैलाया जाता है कि ये कोरोना लाइलाज है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो अब तक जितने भी केस आए हैं, पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें मौत केवल 2 है। आप 1% से भी नीचे मौत का आंकड़ा है। तो ये बीमारी बिल्कुल लाइलाज नहीं है। निश्चित तौर पे सावधानी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, और सबसे पहले आप संदिग्ध होने के बाद कितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन चीज़ों में। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, इलाज की जब हम बात करते हैं तो क्या इलाज के पहले की कोई चीज़ें हैं जिससे लगता है कि हम उससे बच सकते हैं? इलाज की पहले की चीज़ वही है जो बच के रहें, घर में रहें। अगर उसके बाद भी कभी संसर्ग में आ गए हों और उनको लक्षण दिखाई देता है तो अस्पताल ज़रूर आवे। प्रारंभिक लक्षण सबों के एक जैसे ही होते हैं और ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उससे बचाव हुआ है। जितने भी पेशेंट हम लोग के बिहार में अभी सुरक्षित निकल रहे हैं, पूरे देश में निकल रहे हैं, सब ऑलमोस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के इलाज से निकल रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं। इसे इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं, लेकिन कोरोना का स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन इलाज तो है, सिम्टम का इलाज है जिससे कि हम बच रहे हैं और बचा भी रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के प्रयास निश्चित तौर पे सराहनीय हैं। शायद इसलिए हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार, जिस रफ्तार से दूसरे देशों में बढ़ रही है, वो रफ्तार हमारे देश में नहीं है। इसके पीछे जो चीज़ें जो सरकार या जो व्यवस्था है वो प्रयास कर रही है, जैसे क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करना, तो ये सरकारी क्या क्या व्यवस्था है हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि जो अगर कोई संदिग्ध मरीज़ फ़ोन करता है तो सबसे पहले अगर आसपास के लोगों को ये जानकारी होती है कि इसका ये बाहर से आया है, इसकी हिस्ट्री, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो सबसे पहले वो फ़ोन कहाँ करें, कैसे अपने आप को वो आइसोलेट करें, कैसे अपने आप को क्वारंटाइन करें। तो ये सरकारी व्यवस्था की जो जानकारियाँ हैं वो कैसे उन तक पहुँचे और वो क्या करें। सदर अस्पताल में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है, ये
कलेक्टर साहब के यहाँ भी एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज में कंट्रोल रूम बना हुआ है, वो कहीं फ़ोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और आके अपना इलाज वो करा सकते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है, इलाज उनको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हम मुजफ्फरपुर और नॉर्थ बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो पटना के बाद बिहार में मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच और दरभंगा के डीएमसीएच में कोरोना जांच की व्यवस्था है। अब जांच के लिए पटना पे आश्रित होने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं जांच हो जाती है। तो इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है यहाँ के मरीजों को, यहाँ के संदिग्ध लोगों को और चिकित्सकों को, इस पर डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। समय की बहुत बड़ी बात है। पहले हम लोगों को पटना भेजना पड़ता था, अब यहीं पे जांच हो जाता है, जिससे कि कम से कम समय में 6 से 8 घंटे में हम लोगों को रिपोर्ट मिल जा रहा है, जो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। इससे जो लोगों का टेस्ट होता है उन पर भी मानसिक दबाव समाप्त हो जाता है जो हम पॉजिटिव नहीं हैं, और प्रशासन पर भी समाज ये हो जाता है जो साहब मेरे कोई पेशेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मुजफ्फरपुर में जांच शुरू हो गई। समय के रहते 6 से 8 घंटे में हम लोग को रिपोर्ट मिल जा रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मामले भी आते हैं कि पेशेंट अपनी जानकारी या अपने ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाना चाहता है, वो सामने नहीं आता है, ताकि जो लगातार जो सामाजिक स्थितियां बन रही हैं उन चीज़ों को लेकर उससे वो बचना चाहते हैं। उस परिस्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आप बच नहीं सकते हैं, अगर पॉजिटिव में थोड़ी भी संभावना आप में है, आशंकाएँ हैं, तो वो आपको आगे निश्चित तौर पे परेशान करेगी। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वैसी है तो आप निश्चित तौर पे समाज को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप सामने आएँ। एकदम इसी सोच से काम समाज को करना ही पड़ेगा। वो अपने आप को बचाते हैं, पहले अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं, तब समाज आता है। और अपने घर में ही रहे हो, वहीं से फ़ोन से वो बात कर सकते हैं। अब तो सरकार ने घर घर जाके इसको एक जैसा कोशिश किया है जो हर जगह का हिस्ट्री लें और वहीं से सैंपल ले लें। कोई इसकी आवश्यकता नहीं है जो आप मुजफ्फरपुर आएँ, आप सिर्फ सिविल सर्जन ऑफिस में सूचित करें और आपके लिए टीम उधर जाएगी, वहाँ पे देखेगी और आपको ज़रूरत होगा तो वहीं से सैंपल लेके भेज देगी मेडिकल कॉलेज। वो आपको अब जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पर रह के अपना जांच करवा सकते हैं। आप ग्रामीण इलाकों में भी सरकार ने क्वारंटीन की व्यवस्था की है। सभी पंचायतों में एक ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। वो सेंटर किस तरीके से काम कर रहा है और लोगों की पहुंच कैसे आसान हो सकती है, उस पर डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जो पंचायत स्तर पे क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है उसमें क्या कुछ होता है, किस तरीके से वो संदिग्धों को बचाता है, या किस तरीके से वो सैंपलिंग जाँच की व्यवस्था वहाँ पर होती है, क्या क्या व्यवस्थाएँ होती हैं वहाँ पर। जो लोग पंचायत के क्वारंटीन जगह पे, जहाँ पे स्कूल में किसी जगह खाली जगहों पे जो रखे गए हैं, वहाँ पर यही सिस्टम है। जो आप वहाँ पे रह रहे हैं तो अपने समाज से कटे हुए हैं, थोड़ा समाज से कटे हुए मतलब समाज को फैला नहीं रहे हैं। अगर आप वहाँ पे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, तो आपके परिजन या फिर वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो सूचित करेंगे सिविल सर्जन ऑफिस में। वहाँ जाके उनका सैंपल लिया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनका आगे का इलाज होगा। डॉक्टर साहब, क्वारंटीन और आइसोलेट आदमी अगर अपने आप को 14 दिनों के बाद भी, कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं कि जो 14 दिनों के बाद, आइसोलेशन के बाद भी क्या संभावना रहती है कि जो वायरस फिर से रिवाइव कर जाए, या उसके आगे अगर 14 दिनों का क्वारंटाइन उससे हो गया उसके बाद वो निश्चिंत हो जाए? क्या करना चाहिए वैसे संदिग्ध मरीजों या वैसे लोगों को जिन्होंने जिनकी सैम्पलिंग नहीं हुई है लेकिन क्वारंटीन उनका हो चुका है? ये जो वायरस का लाइफ है वो एवरेज 10 से 11 दिनों का आता है अगर हैं तो, इसीलिए क्वारंटीन के लिए 14 से 15 दिन का कहा गया है। लेकिन अगर क्वारंटीन वाले जगह से अगर अपने घर में ही एकांत में हम रहने लगे तो अभी कोई हर्ज नहीं है, उनको रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए, जब तक सरकार ने इस लॉकडाउन का किया है, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। आप मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं, लेकिन जो हमारे देश या हमारे गांव की व्यवस्था है उसमें अभी भी आप ग्रामीण जो चिकित्सक हैं, जिनके हम क्विक कहते हैं, उनको आप नकार नहीं सकते हैं। उनकी संख्या भी अच्छी खासी होती है और गांव की निर्भरता भी उन पर ठीक ठाक होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ों को उसके मर्ज को समझ नहीं पाते हैं और लगातार उसका सामान्य इलाज करते रहते हैं, वो भेजते नहीं हैं। ऐसे भी मामले लगातार देखने को मिलते हैं। आप वैसे डॉक्टरों को बतौर सुपरिटेंडेंट और बतौर सीनियर डॉक्टर क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आप अगर संदिग्ध या कुछ वैसा लगे तो आप उसका इलाज खुद ना करें, अब निश्चित तौर पे किसी अथराइज्ड जो MBBS हैं, MD हैं या जो सरकारी महकमे के डॉक्टर हैं उन तक आप उनकी जानकारी पहुंचाएं। जो निश्चितता उस पेशेंट को देखें, लेकिन उनको सही जगह जाने की सलाह वो ज़रूर दे दें। वो
सलाह देने से ये होगा जो उनकी भी इज्जत बढ़ेगी और लॉकडाउन पीरियड में ये काम भी मेरा हो जाएगा, जो पेशेंट को सही जगह पे इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, किसी भी बीमारी, खास करके जो वायरस जनित बीमारियां हैं, उसमें हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। बार बार ये बातें कही भी जाती हैं कि जो कोरोना वैसे व्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है जिनकी उम्र 60 से अधिक होती है, ओल्ड एज में बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगती है, या फिर बहुत छोटे बच्चे जिनके बॉडी के रेजिस्टेंस पावर अपेक्षाकृत कम होती है। तो कितनी सच्चाई है इसमें बॉडी के रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी को लेकर? और जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं जिनकी आप सैम्पलिंग करते हैं, जिनके केस पॉजिटिव आते हैं या संदिग्ध होते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तो उस आधार पे आप एज कितना बड़ा फैक्टर ये मैटर करता है? एज फैक्टर है। 60 साल से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। फिर वैसे बीमारियों से ग्रसित जो क्रॉनिक बीमारी हम लोग कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को टीबी की बीमारी है, और विभिन्न तरह के जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा परहेज़ करने की आवश्यकता है। उनको आइसोलेशन में ज़्यादा रहने की आवश्यकता है, भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एज जनित है ये सब चीज़। जो इम्यूनिटी घटता एज के साथ घटता ज़रूर है, इसीलिए उनको थोड़ा दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। वैसे मरीज जो डायबिटिक हैं या बीपी के हैं या किसी अन्य बीमारियों से, जैसे हमारे बिहार में जो एक मौत हुई उसमें वो टीबी के मरीज़ मिले, तो वैसे मरीजों को अभी की तारीख में अगर कोई लक्षण मिलता है, लक्षण अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है लेकिन लक्षण अगर है, तो क्या उसे जांच करानी चाहिए? क्या उसे उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या नियमित रूप से अपना ख्याल रखना चाहिए? हम बीपी के हैं या शुगर के हैं तो हो सकता है संक्रमण का प्रभाव दूसरे की तुलना में हम पे अधिक आ सकता है। अपना वो जो जिस बीमारी से ग्रसित है उसका इलाज तो ज़रूर करावें। अगर उनको लगता है लक्षण, साहब हम गांव में रहे हैं, ऐसे जगह रहे हैं जहां हो सकता है जो संक्रमित हो गए हों, वो ज़रूर आके एक बार अपना इलाज करा लें, ज़रूर एक बार अस्पताल में दिखा लें, या फिर कोई प्राइवेट डॉक्टर जिनसे इलाज वो कराते रहें उनसे मिल लें, उनसे टेलीफोन से बात कर लें, मोबाइल से बात कर लें, तो बेहतर रहेगा उनके लिए भी। आपके माध्यम से हम लोगों में एक और संदेश देना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अगर सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो निश्चित तौर पे वो आपके हित के ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया होगा। तो क्या लॉकडाउन के दौरान आप बिल्कुल ना निकलें, मास्क का निश्चित तौर पे प्रयोग करें। मास्क का मतलब प्रधानमंत्री ने भी कहा है, केवल ये नहीं होता है कि कोई किसी फैक्ट्री या किसी ब्रांडेड मास्क का इस्तेमाल करें, आप गमछा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे आप कैसे लोगों को बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इससे बचें? सोशल डिस्टेंसिंग तो होना ही चाहिए, लॉकडाउन में घर में रहना ही चाहिए, और मास्क जैसा कि गमछा, अपने गमछा ही, इसका पर्पस क्या है? हम जो अभी बोल रहे हैं या आप बोलते हैं, तो गमछा लगाने से 2 लेयर 3 लेयर का अगर हम गमछा ही लगा लेते हैं तो ड्रॉपलेट तो बाहर नहीं निकलता है ना, ये तो फैलने से बचाता है। पर्पस हमारे मास्क का भी वही है और गमछा का भी वही है। तो गमछा तो हर आदमी को अवेलेबल मिलता है, हर आदमी घर में गमछा रहता है, तो एक गमछा आज लगावें, उसको धोने के लिए रख दें, फिर कल दूसरा गमछा लगा लें। ये बचाएगा, अपने आप को भी बचाएगा और दूसरे को भी बचाएगा। लोगों की सुविधाएं और सरकारी तंत्र जिस तरीके से काम करता है उस चीज़ से जुड़े हुए एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में, अगर सुदूर जिस तरीके से अस्पताल बंद हैं, निजी अस्पताल बंद हैं, अगर बिल्कुल सुदूर देहात में अगर कोई इस ढंग का मरीज़ मिलता है तो किस तरीके से आप मदद करते हैं, किस तरीके से सरकार मदद करती है, या पीएचसी में भी ऐसी कोई व्यवस्था, तात्कालिक व्यवस्था होती है? पीएचसी पर हर जगह पे एम्बुलेंस तैनात कर दिया गया है। वहाँ एक फ़ोन अपने पीएचसी में वो करेंगे, वो पीएचसी से एम्बुलेंस जाके उनको गंतव्य स्थान तक लेके आएंगे। वो मेडिकल कॉलेज हो कि सदर अस्पताल हो कि पीएचसी हो, जहाँ के लायक वो रोगी होंगे उनको लेके चले आएंगे। वो ये व्यवस्था पीएचसी पर की गई है। बीमारी खतरनाक जरूर है, जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया की नींद उड़ी हुई है कोरोना को लेकर, लेकिन अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें डॉक्टर साहब, तो हम अपने उत्तर बिहार या फिर बिहार के संदर्भ में देखें तो जो आंकड़े बताते हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी सुकून सा मिलता है कि जो उस रफ्तार में हम नहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जो ये सुकून हमें कैसे और हम इसे बचाए रख सकते हैं? यह सुकून हमको और तब मिलेगा जबकि हम लॉकडाउन का 100% पालन करें। अब तक जो हमको सफलता मिली है इसमें 90% हम लोग के लॉकडाउन का ही ये है, जो हम घर में रहे इस चीज़ से हम बच गए। अब विदेशों में देखें, जिन लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया आज उनकी क्या परिस्थितियाँ हैं।
हम लोग की परिस्थिति उनसे बहुत ही अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के चलते। अगर ये मान ले हम लोग जो घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो हम आगे भी बचे रहेंगे। अभी के भी पीरियड में जितना 20,000 21,000 यहाँ के रोगी जो ग्रसित हो गए हैं, ये नंबर घटेगा। आप तो शुरुआती दौर से जो व्यवस्था हो गई थी कोरोना को लेके, एसकेएमसीएच में लगातार मरीज पहुंच रहे थे, संदिग्धों की जांच हो रही थी, तो हम लॉकडाउन हुए भी कल 1 महीना हो जाएगा, तो क्या लगता है कि पहले की तुलना में अब की रफ्तार कितनी घटी है मरीजों के आने की? पॉजिटिव रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव केस नहीं आ रहे हैं, लेकिन संदिग्धों के आने की भी रफ्तार घटी है या बढ़ी है? इसे एक आकलन आप कर सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में कितने दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि जो अब हम पूरी तरह से, हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, अब कोरोना से हम मुक्त हो गए हैं? शुरुआती दौर में जो विदेश से लोग आए थे उन लोगों का तो सोलह आने हर जगह से किया गया, और जगह जगह जिस जगह से कुछ लोग आए, जैसे ग्रसित बॉम्बे से, इंदौर से, इन सब जगहों से, उनका भी टेस्ट किया गया। तो ये एक अच्छी बात है। अगर इसमें नंबर मेरा बढ़ता है तो ये कोई गलत नहीं है, कम से कम मास स्क्रीनिंग तो मेरा हो जा रहा है, जैसा है उस जगह पर फैल नहीं रहा है। तो ये अगर 10-5 नंबर बढ़े तो उससे चिंतित होने की बात नहीं है। हाँ, पॉजिटिव नहीं बढ़े, लेकिन स्क्रीनिंग का बढ़ना अच्छी बात है। सरकार ने जो नई व्यवस्था शुरू की है, हर घर घर जाके आंगनबाड़ी सेविकाएं या जीविका की जो कार्यकर्ता हैं वो सर्वे कर रही हैं, क्या है इस सर्वे का महत्व और किस तरीके से ये इसे रोकने में ये सर्वे मदद करेगा? इस सर्वे के माध्यम से हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेगी सर्वे के माध्यम से? इस सर्वे का एक ही है, कम्युनिटी स्प्रेड का, जिसको कि लॉकडाउन से तोड़ा गया था। अगर उसमें कहीं कुछ छूट गया हो तो यह सर्वे से पता चल जाएगा ना, जो कौन सा घर, कौन सा समाज, कौन सा टोला, कौन सा मोहल्ला इससे ग्रसित हो गया है। अगर किसी मोहल्ले में सर्दी खांसी बुखार के 10-5 पेशेंट मिलेंगे तो उनका टेस्ट वहीं से हो जाएगा, और इतना तो हो जाएगा अगर निगेटिव आ जाता है तो ये हमारा नहीं फैला है बीमारी। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो घर घर जाके जो हम लोग कर रहे हैं, इसका सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है। चलते चलते बचाव से जुड़े कुछ सवाल डॉक्टर साहब से ले लेते हैं कि जिस तरीके से बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की बात आती है, हाथों को साबुन से धोने की बात आती है, चेहरे को हम ना छुएं, अपनी आंखों को अपने हाथ से ना छुएं, तो इस तरीके की क्या और सावधानियां आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सैनिटाइज हो सकता है कि जो बाज़ार में सैनिटाइज़र मिल रहा है वो उपलब्ध ना हो, घर में ही हम कैसे उससे बचें, किस तरीके से हमें हाथ धोना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने चेहरों को बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? तो इस ढंग की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन हमें इस बड़ी बीमारी से ये चीज़ें बचाती हैं। सैनिटाइज़र मिले न मिले, हर घर को संभव नहीं हो जो सैनिटाइज़र खरीदेगा। साबुन पानी तो है ना, साबुन से हाथ धो के कम से कम 20 सेकंड तक जो हाथ धोने का तरीका है, इस तरह से लें, साफ़ करें, इस तरह से साफ़ करें, ऐसे करें, फिर अंगूठा को साफ़ करें, इस तरह से करें। अगर इस तरह से 20 मिनट हम धोते हैं इस हाथ को तो ये फैलना 100% रुकेगा। इसी को हम लोगों को ध्यान देना है। जब भी बाहर निकलें, घर में आवें, हाथ धो लें। नाक को, आँख को और मुँह को बार बार ना छुएं। अगर छूते हैं तो फिर जाके हाथ धो लें, मुँह धो लें हम लोग। ये कार्य होते रहना चाहिए। बड़ी संख्या में वैसे लोग हमारे बीच हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी या अन्य क्षेत्रों में जिन्हें जाना बिल्कुल ज़रूरी है, सफाई कर्मी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आप अपनी जान खतरे में रखकर आप समाज को बचाने के लिए अस्पताल में रोज़ आ रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं वो गंदगी की सफाई करते हैं, तो वैसे लोगों को संक्षिप्त में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे कि आप किन सावधानियों को बरतकर आप अपने कार्यस्थल पर जाएं? उन लोगों को सिर्फ इतना ही है जो मुंह हाथ ढक के ही जो भी कार्य कर रहे हैं मुंह हाथ ढक के करें, ग्लव्स लगा के सफाई का काम करें, अपना बूट्स, गम बूट्स ये सब पहन के सफाई का कार्य करें, और बचने का ही उपाय है। हम लोग सिर्फ बचें उससे, सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात है, उससे करें हम लोग। और हाथ की सफाई कार्य करने के बाद वो हाथ मुंह की सफाई ज़रूर करें, इस चीज़ का वो ध्यान रखें। कोरोना खतरनाक ज़रूर है मगर लाइलाज नहीं है। जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन आप कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान, जिस तरीके से देश को बचाने के लिए कि लॉकडाउन लागू किया गया, उसका पालन ही कोरोना से बचाव है। कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।